अब आवाज़ आ रही है मेरी? पहले तो अब नहीं था, अब क्लियर है सारा बच्चों को? ओके फाइन। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेलकम टू द campus.pk पोर्टल। मगर माजरत के साथ ही एक दो जुमले और, वो ये कि आज का जो मौसम है लाहौर का वो कतई तौर पे पढ़ाई करने वाला तो नहीं है बिल्कुल भी। आज का मौसम एंजॉय करने वाला, समोसे खाने वाला, पकौड़े खाने वाला। ओहो इतने ज़्यादा बच्चे आ गए, क्या बात है भाई। वालेकुम अस्सलाम अरबाज सईद, वालेकुम अस्सलाम फजर, वालेकुम अस्सलाम। और कौन कौन बैठा हुआ है जी? सईद है, सईद ने भेज दिया। हाँ जी भजन, वो मज़े वाला नहीं, मैं तो ठीक ठाक ख्वार होके आया हूँ। हाय हाय हाय, इस वक्त मैं फुल भीगा हूँ। सिर्फ मैंने अपना मुंह जो है वो टिश्यू पेपर से साफ किया, एंड आई एम राइट नाउ नॉट इन अ कंडीशन टू टीच। तो कहानी कुछ ऐसे है कि मैं जब घर से निकला तो रास्ते में बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही थी, एंड माई बाइक ब्रोक डाउन और बाइक ख़राब हो गई रास्ते में, प्लग ख़राब हो गया। भाईजान मेरे लिए कतई तौर पे हैप्पी नहीं है हमजा, आज का तो कतई तौर पे हैप्पी नहीं है। तो बस फिर वो जो बारिश में मेरी ख्वारी शुरू हुई, मेरा सारा सामान गीला हो गया, मैं बजाते खुद भीग गया, भिज ही गया पूरा। तो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग विद ऑल माई सर फजर, तुम नवर साहब है ना? मुझे नहीं पता कौन है नवर साहब, अच्छा मुझे नहीं पता सही। सो मैं कहने लगा था कि मैं इतना शदीद भीग गया कि इस वक्त भी मैं सिर्फ मुंह खुशक करके आपके सामने खड़ा हूँ, और एवरीथिंग इज वेट, एवरीथिंग एल्स इज वेट, कम्प्लीटली वेट। चलो यार बात को शुरू करते हैं। लास्ट टाइम प्रीवियसली वी हैड डन चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 पे हम लोगों ने अपनी गुफ्तगू कर ली थी। आज चैप्टर नंबर 8 से एक कदम आगे बढ़ना। चैप्टर नंबर 9 पे मैंने सोचा तो बहुत कुछ था। सोचा ये था कि मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इकट्ठा करवाऊंगा, बट आई गेस मुझे आज ऐसे महसूस हो रहा है कि चैप्टर नंबर 9 अकेला खुद भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जी बच्चों साथ हैं, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूँ। हम तो यकीन करें ऑनेस्टली सारे, मतलब अगर तो टाइम होता ना एक में तो मेरी आज पक्की छुट्टी थी, जस्ट बिकॉज वी हैव गॉट लेस टाइम। तो इसीलिए बस फिर वो कमर बांध के निकलना पड़ा। हाँ, और वो जो कमर मैंने बांधी थी वो इस वक्त फुल गीली है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 इज फिजिकल ऑप्टिक्स। लो भाई साथ हो, फिर बात शुरू करूं। ओए लव यू टू साथ, थैंक यू यार। ले जी, और फिजिकल ऑप्टिक्स जो है इसमें हम लोगों ने लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। लाइट कौन सी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है, लाइट की प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ईदर लाइट इज अ वेव और लाइट इज अ पार्टिकल। इफ लाइट इज अ वेव, अगर वेव है तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज डज लाइट एग्जिबिट। लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज डोमिनेंट है, हमने ये चीज स्टडी करनी है। सो जी लाइट को सबसे पहले ह्यूजन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ह्यूजन ने कहा कि लाइट जो है दैट बिहेव्स लाइक अ वेव। सो आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जरा गौर से सुनते जाइएगा। इन अ वेरी बिगिनिंग स्टेज इन द 16th सेंचुरी इट वाज नॉट क्लियर कि जी लाइट बेसिकली है क्या चीज, लाइट की नेचर क्या है। क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में ये बात साबित करेंगे और ये बात पढ़ेंगे कि जो लाइट है दैट बिहेव्स लाइक अ वेव, इसको मैं साबित भी करूंगा, लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करेंगे। थोड़ी सी बातें चैप्टर नंबर 8 में आप वेव के ऊपर करते चले आए हैं, और थोड़ी सी बातों के एडिशन आपने चैप्टर नंबर 9 में वेव पे करनी है। सो पहली चीज सबसे जो आपने पढ़नी है दैट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाना चाहिए था, मगर क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में किताब में नहीं थे तो हमने भी नहीं किया, यहां पे करेंगे। वेव हो गया क्या, एक मैं आपका पॉइंट नहीं समझा। खैर मैं वेव फ्रंट समझाता हूँ। वेव फ्रंट की बड़ी कॉमन और बड़ी क्लियर एग्जांपल है कि जब आप पानी में सेंटर में पत्थर फेंकते हैं एंड यू सॉ रिपल्स कमिंग आउट ऑफ इट, और आपको उसके गिर्द रिपल्स बनते हुए नजर आते हैं,
वेव्स बनती हुई नजर आती हैं। वो जो एक रिपल होता है, वो जो एक एलिवेटेड सरफेस, वो जो एक वेव बन रही है, याद रखिएगा वो जो एक रिपल होता है उसके ऑल पॉइंट्स, तमाम पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन पे होते हैं, हम उसे एक वेव फ्रंट कहते हैं। तो किसी भी वेव के वो सारी सरफेस, किसी भी वेव के वो सारे पॉइंट्स जो एक ही तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं उसे वेव फ्रंट बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूं। जब आप ये देखें, आपने वेव में कहीं पे आपने पानी में कहीं पे पत्थर फेंका और ऐसे एक क्रस्ट प्रोड्यूस हुआ, पूरी सरफेस पे क्रस्ट ही क्रस्ट है, वो सारे का सारा क्रस्ट जो होगा दैट विल बी वन वेव फ्रंट, वो एक वेव फ्रंट होगा। सिंपल। सो भाई इससे एक कदम आगे लेके चलता हूं आपको। वेव फ्रंट हमें समझ में आ गया। वेव फ्रंट होते हैं दो किस्मों के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। वेयर इज माय डिस्टेंस? यस, हियर इट इज। वेव फ्रंट्स जनाब दो किस्मों के होते हैं। वो दो किस्में कौन कौन सी हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। वन इज कॉल्ड सफेरिकल वेव फ्रंट और अदर वन इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। इनकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कर लीजिए कि जो वेव का सोर्स है वो यहां पड़ा हुआ है, यहां से वेव्स जनरेट हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, वेव्स निकलती जा रही हैं। शुरू में जो वेव्स निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। सो वो वेव्स जो कि क्लोज टू द सोर्स है, सोर्स के करीब हैं, दे आर मोर सफेरिकल, वो बहुत ज्यादा सफेरिकल हैं, गोल हैं। सो हम ये कहते हैं कि ये वाली वेव्स विच आर क्लोज टू द सोर्स दे आर कॉल्ड सफेरिकल वेव फ्रंट। ये सफेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। तो सफेरिकल वेव फ्रंट के लिए आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि सफेरिकल वेव फ्रंट दे आर क्लोज टू द सोर्स, क्लोज टू सोर्स, ये सोर्स के करीब होते हैं। और प्लेन वेव फ्रंट क्या होते हैं? प्लेन वेव फ्रंट जैसे जैसे आप सोर्स से दूर बढ़ते जाएं, फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स से एक दूर वेव है, अगर आप इस वेव का एक हिस्सा देखें तो इट इज प्रिटी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट दिखता है। सो जितना आप दूर जाते जाएंगे सोर्स से, जो वेव फ्रंट है वो प्लेन होता जाएगा या स्ट्रेट होता जाएगा। सो प्लेन वेव फ्रंट कहां पे होते हैं? दे आर फार, फार फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स से दूर होते हैं। अब एक बड़ा मशहूर सवाल है कि भाईजान सूरज से आने वाली रोशनी अर्थ तक किस शक्ल में पहुंचती है, क्या सफेरिकल वेव फ्रंट्स में या प्लेन वेव फ्रंट्स में? तो जरा सूरज वाली एग्जांपल को देख लें। ये सूरज है और यहाँ कहीं पे अर्थ है, यहाँ से जो रोशनी निकल के अर्थ तक पहुंच रही है वो एक स्ट्रेट वेव फ्रंट में, स्ट्रेट बोले तो प्लेन वेव फ्रंट में। तो सूरज से रोशनी निकल के अर्थ तक जो आ रही है वो किस शक्ल में आ रही है? प्लेन वेव फ्रंट में आ रही है। इसको जरा कहीं लिख लीजिएगा, ये सवाल है। इसको मैंने सवाल की शक्ल में नहीं करवाया क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, मैंने बातें थोड़ी सी जरा स्पीड से करनी है, सो मैंने ये बात थोड़ी सी जरा फास्ट कर दी। सो व्हाट इज प्लेन वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट इज फार फ्रॉम द सोर्स, जहां पे वेव तकरीबन सीधी हो जाए, गोल ना हो। इसके एग्जांपल दी कि सूरज से जो रोशनी जमीन तक पहुंचती है वो प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में पहुंचती है। अच्छा जी, एक आगे से एक कदम से आपको आगे लेके चलता हूं। जो अगला टॉपिक है इस किताब में, दैट इज व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट क्योंकि अब वेव है, हम साबित कर चुके हैं और आगे भी साबित करेंगे। मैं बताऊंगा साबित किस शख्स ने पहली दफा किया था कि लाइट एक वेव है, आगे बताऊंगा। लाइट इंटरफेरेंस करती है लाइट इंटरफेरेंस करती है भजन। इंटरफेरेंस कब करेगी? लाइट की इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या हैं? अगर आपको याद हो, आपने इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स की कंडीशंस पढ़ी थी कि भाईजान दो वेव्स कब इंटरफेयर करेंगी। वहां पे आपने कहा था दे मस्ट गो इन सेम डायरेक्शन एंड दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी। इन्हीं दोनों बातों को लाइट के लिए कन्वर्ट कर लें। सेम डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन को लाइट में कोहेरेंट बोलते हैं। सो भाईजान light sources must be coherent और they must have same frequency। same frequency को same wavelength भी बोलते हैं। they must have same wavelength।
यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी ऑब्वियसली सेम होगी। मैंने थोड़ा सा लिखा जरा गंदा, उसको साफ करके लिख देता हूँ। दे मस्ट हैव सेम वेवलेंथ। अब सेम वेवलेंथ वाली लाइट को पता है क्या बोलते हैं? किताब में इसके लिए लफ्ज यूज किया हुआ है मोनोक्रोमैटिक, यानी उनका रंग एक होना चाहिए। वेवलेंथ अगर चेंज करें तो रंग भी चेंज हो जाता है। सो वही दो बातें जो आपने वहां पे इंटरफेरेंस के लिए की थी, वही बातें आपने यहां पे कर दी हैं। हाँ जी सर, सन टू अर्थ लाइट ट्रेवल की टाइमिंग कितनी है? 8 मिनट्स, ऑलमोस्ट 8.5 मिनट्स तकरीबन यही है। तो अगर आपके पास लाइट की स्पीड हो और टाइम आपके पास है तो यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। आप सन और अर्थ के डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। करके ज़रा मुझे बताइएगा फिर क्या आता है। नहीं जी, इससे एक कदम आगे लेके चलता हूँ आपको। इंटरफेरेंस पे बात हो गई। एक बड़ा मशहूर सवाल आता है, आप लोगों ने मुझे बताना है। ये आमतौर पर 5वीं छठी के बच्चों को समझाया जाता है। 5वीं छठी के बच्चों को जब जनरल साइंस पढ़ाई जाती है ना, वहां पे ये सवाल आता है, द कलर of sky is due to is blue due to। हमारा जो स्काई, हमारा जो आसमान है, इसका रंग नीला है, क्यों? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी स्कैटरिंग। ले जिसका जरा जवाब दीजिए, फिर आगे लेके चलूंगा आपको। इस सवाल के पहले जवाब दे दें। शाबाश जी, इस पॉइंट का जरा आंसर दें, फिर उसके बाद आपको आगे लेके चलूंगा। एवरीवन, वो कितने रह गए हो? अब बारिश से कितने फिसलते नहीं गए? डी स्कैटरिंग। वाई स्कैटरिंग जी? लाइट भी बड़ी मस्त मस्त कम कम है। लाइट भी नहीं है यार आज तो। लाइट ऑन करने लगा, फड़क ही नहीं था कोई करंट से। ये ले यार, लाइट खुद ही ऑन कर। मोहम्मद, ई तो है ही कोई नहीं ऑप्शन यार, खुदा का वास्ता तुम ई भी बोली जा रहे हो। चलो मैं समझाता हूं, देखो याद रखना। अभी एक पॉइंट बता देता हूं, जो स्कैटरिंग का फिनोमेना है, उसे स्कैटरिंग होती क्या है? स्कैटरिंग कहते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ जब लाइट टकराती है, टकरा के स्कैटर हो जाती है। कोई कहीं बिखर गई, कोई कहीं बिखर गई, कोई कहीं बिखर गई, लाइट सारी की सारी स्कैटर हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। अब जरा सुनना गौर से बात, ये जो स्कैटरिंग का फिनोमेना है, भाईजान हमारे लाहौर में भी बहुत शदीद गर्मी थी आज। वाह, ओए कुछ ना पूछो, मैं क्या बताऊं कितनी गर्मी थी। स्कैटरिंग जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जितनी कम वेवलेंथ होगी, जितनी लेस वेवलेंथ होगी, स्कैटरिंग उतनी ज्यादा। हमारे पास जो सूरज से आने वाली रोशनी है, उसमें ब्लू लाइट स्टैंडर्ड, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम की जाती है विजिबल रीजन में, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। वो सबसे ज्यादा बिखरती है, इतनी बिखरती है कि हमें लगता है कि पूरे का पूरा आसमान ही नीला है। असल में स्कैटरिंग हो रही होती है ब्लू लाइट की, जिसकी वजह से हमें ये फील हो रहा होता है कि ये जो द कलर ऑफ स्काई है दैट इज ब्लू। ठीक है, तो बस एक कदम आगे लेके चलता हूं। और so now you know the answer, the correct option is scattering। इसी तरह का एक सवाल और ईकेट वालों को मैं करवाया करता होता हूँ, क्योंकि ईकेट वालों के साथ इस तरह के जनरल नॉलेज के सवाल भी बाजू का साइंस से रिलेटेड जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। एक सवाल और है, एक सवाल ये है, लें भाई एक सवाल और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे मूव ऑन करूंगा। सवाल ये है, इफ रेड लाइट इज फॉलन ऑन ब्लू बुक
it will appear option A blue, B red, C yellow, D black। क्या ख्याल है? इस सवाल का भी जवाब दें। यस, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। जी भी बच्चों, पता नहीं यार आप लोग इतने टिले क्यों? डी ऑप्शन भजन कहते हैं ब्लैक, साथ कहते हैं ब्लैक। वन सेकेंड, ये जो सवाल था ये कॉमन सेंस क्वेश्चन था। येलो, आप सही येलो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेड और ब्लू को मिक्स करने तो शायद येलो बन जाता है। आई थिंक डी ऑप्शन इज ब्लैक। याद रखिएगा, हमें चीजें रंग बिरंगी क्यों नजर आती हैं? क्योंकि हर चीज में एक कैपेबिलिटी है, एक एबिलिटी है कि वो सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ एक रंग को रिफ्लेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये चीज रेड या मैरून क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब व्हाइट लाइट इस पे फॉल करती है तो व्हाइट लाइट के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ लाल या मैरून रंग यहां से रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए ये चीज आपको नजर आ रही है। अब आप ऊपर से जो लाइट फॉल करवा रहे हैं वो व्हाइट नहीं है, वो है ही रेड। तो ये जो चीज ब्लू कलर की थी, इसने सारी लाइट को एब्जॉर्ब करना था, सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट करना था। अब आई सिर्फ लाइट रही है, तो भाईजान ये रेड को एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करेगी, इट विल अपीयर ब्लैक। याद रखिएगा, हम चीजों के रंग इसलिए देखते हैं क्योंकि वो खास रंग रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ब्लू कलर की चीज थी, इस पर गिरी सिर्फ लाइट रही है रेड वाली, तो वो रेड को एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करेगी, दैट्स व्हाई इट विल अपीयर ब्लैक। लो भाई, इसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर थोड़ी सी बात करूं क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है जरा देखिएगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग्स ने सबसे पहले लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी किया था। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु शोड दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। सो ये वो पहला शख्स था जिसने ये बात इंटरफेरेंस के थ्रू साबित की थी कि लाइट जो है वो वेव्स के तौर पे बिहेव करती है। क्योंकि इंटरफेरेंस करती है तो इंटरफेरेंस वेव्स का फिनोमेना। इसने असल में किया क्या था, इसका एक्सपेरिमेंट जरा देखिएगा। इसने असल में किया कुछ ऐसे था कि एक डबल स्लिट ली, डबल स्लिट्स में से जो वेव्स निकल रही थी वो आपस में ऐसे डाइफ्रैक्ट कर रही थी, डाइफ्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ रही थी और बीच में बहुत सारे पॉइंट्स पे मिल रही थी। डायफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस भी हो रही थी और चलते चलते जब आगे एक कॉस्ट स्क्रीन पे फॉल करती थी तो इंटरफेरेंस आपको पता दो किस्म की होती है। यहाँ तो सर कॉस्मोकुलर थ्योरी क्या है भाईजान? ये पार्टिकल नेचर है, ये डे ब्रोकली ने दी थी, मैक्स प्लैंक ने दी थी, जिसको फिर वेरीफाई चाचा आइंस्टाइन ने किया था। सो इट इज व्हाट यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 19 सेकंड एरियाज। वहां पे डिटेल में आप पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, वहां पे डिटेल में स्टडी करोगे। अच्छा आगे देखो भाई, तो सामने पड़ी एक प्लेट थी, उस प्लेट पे जब लाइट गिरेगी तो वहां पे इंटरफेरेंस जनरेट होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। कोई बहुत काला स्पॉट किसी जगह पे आ जाएगा, लाइक दिस ब्लैक स्पॉट विल बी देयर, एंड कहीं पे ब्राइट स्पॉट और कहीं पे फिर डार्क स्पॉट। ये ब्लैक स्पॉट क्यों आएगा? ब्लैक स्पॉट इसलिए आएगा, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज व्हाट यू नो, जहां पे दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। मैंने बताया था वो जब दोनों में फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री हो, ऑपोजिट आ रही हो,
तो जब दोनों में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो, दोनों वेव्स ऑपोजिट आ रही हो, वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी यहाँ पे डी आई होगा। डी आई बोले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। और बीच में जहां पे ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट साइड है, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों वेव्स एक दूसरे को एड अप कर रही हैं वहां पे, इसलिए एक ब्राइट फ्रिंज बन रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फ्रिंज विड्थ है, ये जो मोटाई है, ये किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि सवालात इसी पे आते हैं। लेकिन जी इसी से रिलेटेड कुछ सवालात करवाने लगा हूं, कुछ टॉपिक्स करवाने लगा हूं। मान लीजिए कि इन दोनों फ्रिंज कह रहा हूं, स्लिट्स के दरमियान जो फासला है दैट इज डी। इस डी को बोलते हैं स्लिट स्पेसिंग। दो स्लिट्स के दरमियान जो फासला है दैट इज कॉल्ड एज डी, इसे स्लिट स्पेसिंग बोलते हैं। और ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन था, यहां से लेके जो पहली फ्रिंज तक का फासला है उसे वाई बोलते हैं। ये आपने पढ़ी नहीं चीजें, इसलिए इसको डिटेल में नहीं करवा रहा। हाँ, जो फ्रिंज विड्थ है, जो एक फ्रिंज की मोटाई है, जो एक फ्रिंज की थिकनेस है, इसे फ्रिंज विड्थ भी बोलते हैं, फ्रिंज थिकनेस भी बोलते हैं। दैट फ्रिंज थिकनेस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई इज लैम्डा एल ओवर डी। गौर कीजिएगा, सारी की सारी बात इसी फॉर्मूला के गिर्द घूमनी है। Fringe width in a young double slit experiment is lambda L over D. यानी this fringe width जो है delta y that is directly proportional to the lambda. Most importantly, यानी जैसे जैसे आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, वेवलेंथ के बढ़ाने के साथ साथ ये जो फ्रिंज विड्थ है ये भी बढ़ती चली जाएगी। लो जी, अब आपने दो सवाल के जवाब देने हैं, आप ही ने जवाब देने, मैंने जवाब नहीं देने, क्योंकि बेसिक्स आपकी बनाई हुई है। सवाल अब आपसे पूछने लगा, चीजें मैंने आपको पहले बता दी हुई है। कहता है कि if in young double slit experiment the blue light is replaced by yellow light, its lambda will, its delta y will, option A increase, option B decrease, option C constant, option D none। इसका जवाब दें फिर आगे चलें। शाबाश, फटाफट से। कहता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ब्लू लाइट है, जो 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 एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसकी जगह ब्लू लाइट हटा के रेड लाइट लगा दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? बताइए क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश, जल्दी से। बच्चों किधर रह गए हो? बी डिक्रीज। बाकी बच्चे भी जवाब दें। ओ भाई, एक ही बच्चा सुन रहा है। हिजबुल्ला, साद, अब्दुल्ला, अफान, अहमद, उस्मान, बाकी सारे भी देना है आज जवाब। ए साद ने कहा डिक्रीज, सईद कह रहे हैं येलो या रेड। येलो मैं कह रहा हूँ, येलो कह रहा हूँ, रेड नहीं कह रहा। सवाल येलो का मैंने बना हुआ, येलो का, रेड का हुआ, मैंने येलो का कह दिया। और देखो भाई, बड़ी कॉमन सी बात है, ब्लू का सोर्स रिप्लेस करके येलो लगा दिया। ब्लू की वेवलेंथ सबसे छोटी है, येलो की ऑब्वियसली ब्लू से बड़ी होगी। जब वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो डेल्टा वाई भी बढ़ जाएगी। इसका जवाब इंक्रीज था। पॉइंट समझे हो? हाँ अहमद, रीजन समझ में आया? गॉट द रीजन? एक कदम, एक स्टेप और आगे कामयाबी की तरफ। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं सवाल थोड़ा सा मुश्किल करने लगा हूं।
अल्लाह करे आपके दिमागों में पहुंच जाए सवाल। इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is now done underwater, its delta y as compared to earth air. Option A increase, option B decrease, option C constant, option D none. क्या ख्याल है भाईजान? रेड की वेवलेंथ कम नहीं है, ज्यादा है। क्या हो गया यार अरबाज, तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। ब्लू की वेवलेंथ कम है, ब्लू और येलो का कह रहा था। सो ब्लू की निस्बत येलो की ज्यादा है, क्योंकि येलो रेड की तरफ जा रहा है। रेड की मैक्सिमम, ब्लू की विजिबल में हम कहते हैं कि मिनिमम। वैसे वॉलेट कहा जाता है, वॉलेट इज अ काइंड ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल मतलब वो विजिबल रेंज में नहीं आता, विजिबल में ब्लू को कहा जाता है लास्ट लिमिट। सो भाईजान एक तरफ जो है वो रेड है, मैक्सिमम पे ब्लू, मिनिमम पे ब्लू से आप रेड की तरफ जा रहे हैं, बीच में येलो पड़ता है तो येलो की ब्लू से ज्यादा वेवलेंथ है, तो लिहाजा वहां पे कहा था डेल्टा वाई भी इंक्रीज हो जाएगा। लो भाई हमजा ने जवाब फेंक दिया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज नाउ डन अंडर वाटर, इट्स डेल्टा वाई एज कंपेयर टू एयर। हमजा ने भी बी कहा, वहाब ने भी बी कहा, शाबाश। मैंने ये बात आप लोगों को समझाई हुई है, चैप्टर नंबर 8 में बताई हुई है कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है। जब वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो जब लैम्डा कम होगा तो डेल्टा वाई भी कम हो जाएगा। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8। शाबाश टू ऑल। लो अब सवाल थोड़ा सा मजीद मुख्तलिफ दे देता हूं। is now done underwater, its delta y in air was 1.33 millimeter if the refractive index of water is 1.33, न्यू डेल्टा वाई क्या होगा? ऑप्शन ए 0.76, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.33, ऑप्शन डी नन। फेंको आंसर। हाँ जी वेब गौर होता, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वॉलेट और इंडिगो आर सेड टू बी नाउ आर सेड टू बी इनविजिबल। इनविजिबल में आते हैं, विजिबल में जो बगैर पेन के देखा जाता है कलर, जो इजीली देखा जाता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो ब्लू है। आप भी देखें आपके इर्द गिर्द पर्पल और इंडिगो कलर की चीजें कम होंगे, बिकॉज दे आर नॉट इजी टू सी, दे कैन बी सीन विद पेन। ज्यादातर देर तक देखें तो आंखों में दर्द होती है क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा है। तो विजिबल में हम आमतौर पर ब्लू से बात शुरू करते हैं, BGYOR से, ठीक है। पॉइंट समझ आया? इसका जवाब दें भाई ऐसे। अब सही बी, हमजा ने जवाब दिया 1, सी 1.3। अरबाज देखो अभी बताया था कि जब पानी में शिफ्ट करेंगे तो डेल्टा लैम्डा डिक्रीज, वेवलेंथ कम होगी तो डेल्टा वाई भी डिक्रीज करेगी, तो आपने फिर वही गलत जवाब दिया। अगर एयर में 1.33 थी तो पानी में भी 1.3 रहेगी? नहीं, पानी में 1.33 से कम हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कितनी कम होगी। आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ, इसका सोल्यूशन काफी लंबा करने का, बट लेट मी टेल यू वो शॉर्टकट हियर। एक शॉर्टकट बता देता हूँ, दैट इज डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई नॉट, बोले तो जो हवा वाला है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो भाईजान आपके पास जो हवा वाला डेल्टा वाई है वो कितने है? 1.33, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी 1.33, काटा, जवाब आ गया 1। करेक्ट ऑप्शन वाज 1। पॉइंट समझ गए हो शहजादों?
चीते हो? आगे चलूं लेके? जबरदस्त हो गया। फिर एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थिन फिल्म्स में क्या होगा जरा देखिए। आप जानते हैं कि ऊपर लेट से ऑयल है, नीचे पानी है, तो ऑयल की एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर। आपने अक्सर देखा होगा बारिश के दिनों में अगर कहीं पर रोड पे ऑयल गिरा हो, इट अपीयर्स टू बी कलरफुल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म। होता क्या है कि जब लाइट की एक रे इस फिल्म पे फॉल करती है तो वो लाइट की रे स्प्लिट कर जाती है, बिकॉज लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। कुछ ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होते हैं। अब ये आ गया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बोले तो ये एक एक्स्ट्रा पाथ है। आपने पढ़ा हुआ कि इंटरफेरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल होगा। इस पाथ डिफरेंस की वजह से यहां पे जो पैटर्न बनेगा, दैट पैटर्न वुड बी इंटरफेरेंस पैटर्न। कलर्स मुख्तलिफ बनेंगे, ब्राइट और डार्क। कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कोई कलर एलिमिनेट हो जाएगा, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कलर ब्राइट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव में आपको बताया था एनहांस हो जाता है। सो सवाल ये पता होता है कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है, इंटरफेरेंस किन पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। सो वो पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। दे पॉइंट्स आर, वो फैक्टर्स आर थिकनेस ऑफ द फिल्म, नेचर ऑफ फिल्म, फिल्म है कौन सी, ऑयल की फिल्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेचर ऑफ फिल्म, और इंसिडेंस एंगल, कि भाई किस जगह पे आके रे टकरा रही है। तो भाईजान ये 3 चीजें हैं जिन पे जो थिन फिल्म्स हैं उनकी इंटरफेरेंस डिपेंड करती है। इसको जरा लिख लीजिएगा अपने पास, 3 चीजें, 3 फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द सिंपल टॉपिक, दैट इज द न्यूटन रिंग्स। तो एक दफा आप लोग खुद देख लीजिएगा, उसमें सिर्फ सर्कुलर रिंग्स बनने हैं, कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है, इसलिए इसको मैं डिटेल में यहाँ पे एंटीडस क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। उसे एक दफा पढ़ लीजिएगा। आपको रीजन पता होनी चाहिए कि सेंट्रल रीजन हमेशा डार्क क्यों होता है, क्या सेंट्रल रीजन कभी ब्राइट भी हो सकता है कि नहीं। जस्ट रीड दैट टॉपिक फ्रॉम द बुक, और उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज में सवाल है, वो आप लोगों ने करना है। आप लोगों का मसला हल हो जाएगा न्यूटन रिंग्स के हवाले से। दैट इज नॉट अ टफ टॉपिक, वो उसकी रीडिंग आप लोगों ने एक दफा खुद कर लेनी है। उसके बाद माइकल्सन इंटरफेरोमीटर पे बात कर लेता हूं। सबसे पहली चीज कि माइकल्सन इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल क्या है। जब आपने किताब में टॉपिक पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि माइकल्सन इंटरफेरोमीटर की मदद से यू जस्ट कैलकुलेट द स्मॉल लेंथ विद हाई प्रिसीजन। पहली लाइन ही ये लिखी हुई है। सो माइकल्सन इंटरफेरोमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंस। ये बहुत छोटी छोटी लेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसका आमतौर पे जो लीस्ट काउंट है वो कहीं पर लिख लें। माइकल्सन इंटरफेरोमीटर का लीस्ट काउंट किताब में इन्होंने बड़ा माइनर सा करके लिखा हुआ है, बच्चे आमतौर पे मिस कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताने लगा हूं। लीस्ट काउंट ऑफ माइकल्सन इंटरफेरोमीटर इज 100 नैनोमीटर, जिसको
0.1 माइक्रोमीटर भी लिखा जा सकता, और 10⁻⁻4 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। सो ये सारे लीस्ट काउंट ही हैं इसके। इसको जरा मार्क कर लें, लिख लें, अपने पास सेव कर लें। माइकलसन इंटरफेरोमीटर की जो एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन भी आपके सामने लिख देता हूं। L इज इक्वल्स टू m लैम्डा बाय 2। ये जो L है, अगर आप इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की डायग्राम किताब में देखें तो ये L वो शीशे की मूवमेंट है, जो ऊपर वाला शीशा ऊपर नीचे मूव करता था। M इज द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लैम्डा इज द वेवलेंथ। सो ये इक्वेशन हमारे पास फाइनली आती थी। प्रूव्स, क्योंकि डेरिवेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके सामने फॉर्मूला लिखा है। इससे रिलेटेड जो एक सवाल बड़ा मशहूर बना करता है, वो सवाल जरा देख लें। सवाल है, n in Michelson interferometer, the mirror, वो जो मूवेबल मिरर ऊपर था, is moved 8 lambda the number of fringes, option A 8, option B 4, ऑप्शन C 16, ऑप्शन D none। ये सवाल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना आ जाए। जी, है कोई जवाब इसका? एनी आंसर फॉर इट? शाबाश, सही, शाबाश। हाउ 16 जरा सारे देख लें। L इज इक्वल्स टू m लैम्डा बाय 2 है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस मैंने आपको बताया कि m है। L is 8 lambda, that is given m lambda by 2। lambda को lambda से काट देंगे तो चला जाएगा m would be equals to 16 number of fringes। order of diffraction भी कहते हैं, इसे fringes भी कहते हैं। ये आपके पास इतनी fringes आ जाएंगी सामने। ठीक है जी बच्चों, ले जी बच्चों, यहाँ पे अपने टॉपिक को आज के लिए खत्म करता हूँ, क्योंकि अगले टॉपिक जो थोड़ी डिटेल में करवाने हैं मैंने, वो आज मैं भी नहीं करवा पाऊंगा, बिकॉज आई एम नाउ राइट नाउ मेंटली नॉट इजी। सो इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। आज आपका दिन ज़ाया नहीं हुआ, काम आपका आज हो गया, प्रोग्रेस आपकी आज हो गई है। सो कल काम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। कल हमारे पास फिर 1.5 आवर होगा, फ्रॉम 12:30 to 2 o'clock। कोशिश करेंगे कल 10वां चैप्टर भी हम ख़त्म कर दें विद योर कॉपरेशन। अपना ख्याल रखिए कि यहाँ पे मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट बीइंग लेट इज़ बेटर देन नॉट कमिंग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।